नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। एफटीए के बाद से पीएम मोदी पहली बार जाएंगे न्यूजीलैंड और 40 साल बाद ऐतिहासिक दौरे पर रहेंगे भारतीय प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। एफटीए के बाद से पीएम मोदी पहली बार जाएंगे न्यूजीलैंड और 40 साल के बाद ऐतिहासिक दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री। भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगे। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर ने शुक्रवार को इस ऐतिहासिक दौरे की आधिकारिक घोषणा की है। पीएम मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचेंगे और अगले दिन वापस लौटेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि हम अप्रैल में हस्ताक्षरित न्यूजीलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड के लिए अधिक नौकरियां, उच्च निर्यात और मजबूत आर्थिक विकास लाएगा। यहाँ पर 1.4 अरब लोगों के बाजार में हमारे सामान और सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अवसर खोलेंगे, जिससे कीवी समुदाय में अधिक पैसा आएगा और रोजगार पैदा होगा और वेतन में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौते के ठीक 2 महीने बाद हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस समझौते के लिए बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी और महज 9 महीने के भीतर इसे पूरा कर लिया गया, जो भारत द्वारा अब तक किए गए सबसे तेज व्यापार समझौते में से एक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में जो है वो जांच अब तेज हो गई है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर हैं और घर से लाखों नगद और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की जांच लगातार अब तेज होती जा रही है। गुरुवार को अयोध्या की अदालत ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है और पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1 दिन की रिमांड दी है और अब पुलिस जो है अविनाश की से चढ़ावे की कथित हेराफेरी और बरामद नकदी के स्रोतों और अन्य आरोपियों से संबंधों में पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी। जांच में अब तक सबसे बड़ी नकद बरामदगी अविनाश शुक्ला के घर से हुई है और उनके पास से करीब 20 लाख से ज्यादा नकद बरामद हुई है और 1121 अमेरिकी डॉलर करीब 11 ग्राम सोने और 375 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, रामाशंकर मिश्रा और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास से भी जेवरात बरामद किए गए हैं। और इसी बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बने मकान को लेकर भी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने ये एक योग केंद्र से राम राज्य घोष नाम का दान पत्र भी बरामद किया है, जिस पर पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था और अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें यूपी के अयोध्या से है, जहां पर लगातार चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा घोटाला में पुलिस जो है लगातार जांच अब तेज करती जा रही है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि लगातार अयोध्या से खबर आ रही है कि चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हालांकि अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, मुझे लगता है इसकी जो SIT के बाद में जो धरपकड़ हुई है और उसके बाद में इंट्रोगेट किए जा रहे हैं लगातार, फिर कोर्ट ने जिस तरीके से रिमांड ली है, तो ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ती हुई आगे दिखाई देने लगी है। लेकिन एक सवाल जो है, जो आम जनता के मनों में कौंध रहा है, वो ये है कि जो इंट्रोगेशन हुआ है और उसमें जो आरोपियों ने जिन जिन लोगों के नाम बताए हैं, कहाँ पैसा रखा था और किस तरीके से पैसों की चोरी की जाती है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सबके नाम नंबर के साथ आरोपियों ने SIT जांच को बताई है। फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उनको रिटेन क्यों नहीं किया जा रहा है,
उनको भी गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारा सवाल लोगों के मन में गूंज रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मन में यही चर्चा है। वकीलों का प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चंपत राय, अनिल मिश्रा जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए कल से ही उन्होंने जो स्थानीय पुलिस थाना है वहां पे घेरा डाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, और इसको अगर सरकार इसको सुलझाने के लिए इसके ऊपर पर्दा डालने की अगर कोशिश करे तो मुझे लगता है उनकी नाकाम कोशिशें रहेंगी। हालांकि सरकार, स्टेट सरकार और सेंट्रल की सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कोई इस पे बोलने को राजी नहीं है। लेकिन कितना भी मत बोलो, ये मुद्दा जहां पहुंचना था, ये संदेश जहां तक पहुंचना था वो पहुंच गया। इसको आप जो डेंट पड़ा है उसको, इमेज को पेंट करने के लिए कोशिशें कितनी भी की जाए, लेकिन उसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन भलाई इसी में है, अगर राम भक्तों की आस्था इनको ख्याल अगर है तो मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज हैं, बिल्कुल, तो सब लोगों को मंच पे आना चाहिए और जितने भी आरोपी हैं उनकी पहचान करके पुलिस को सौंपना चाहिए। बिल्कुल। अब इस मामले में राजनीति भी तेज होती जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस भी आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर सवाल उठा रही है। सर देखिए अनिता, ये अखिलेश यादव द्वारा ही पूरा मामला एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल, ये तो पहले दिन से कही जा रही थी कि अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है ट्रस्ट का व्यवस्थापकों में से जिन्होंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को पास करी। उन्होंने जब 1 जून को जब उन्होंने ट्वीट करा, एक्स पे उन्होंने लिखा, उसके बाद पूरे देश को पता चला कि अयोध्या में काला पीला हो रहा है। उसके बाद में तो जो हुआ आप हम सबको पता ही है। अब जहां तक राजनीति की बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस सब्जेक्ट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चोरी हुई है, चोरी को चोर कहना क्या गुनाह है क्या? क्या राजनीतिक हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य व्यक्ति हो, अगर सामने चोरी हो रही है उसको अगर कोई कहे तो जो सच है सच्ची को तो कह रहा है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें कांग्रेस अगर निकल के आ रही है और समाजवादी पार्टी निकल के आ रही है सामने, भारतीय जनता पार्टी को भी सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जिन्होंने राम भक्तों की आस्थाओं से खिलवाड़ करा है वो दोषी हैं, उनको दंडित किया जाए और ऐसी सजा दी जाए ताकि हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में पंडा, पुजारी या व्यवस्थापक, ट्रस्टी कभी इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करें। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर पुणे से है, जहां पर केतन हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज सिया और चेतन की रिमांड हो रही है खत्म और आज सिया और चेतन को कोर्ट में किया जाएगा पेश और रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केतन हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आज सिया और चेतन की रिमांड खत्म हो रही है और आज पुलिस जो है रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। चर्चित केतन हत्याकांड में आज अहम कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। मामले के 2 मुख्य आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड आज समाप्त हो रही है और इसके बाद से दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर आगे की रिमांड या फिर न्यायिक हिरासत को लेकर फैसला लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अब तक जुटाए गए साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर अदालत से पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और कई अहम पहलुओं की पड़ताल बाकी है और इस हत्याकांड ने पुणे में काफी चर्चा बटोरी है और अब सभी की नजरें अदालत की सुनवाई पर भी टिकी हुई है, जहां ये तय होगा कि आरोपी को आगे पुलिस हिरासत में रखा जाएगा या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। मामले में पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। बता दें कि पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे ग्रामीण पुलिस ने आज फिर से बीते दिनों घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का फिर से रिक्रिएशन किया और इस दौरान पुलिस अपने साथ इस हत्या के आरोपी यानी कि चेतन चौधरी और अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने सीन को रिक्रिएशन करने के दौरान मृतक की ऊंचाई और वजन के बारे में भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की है और गहरी खाई में फेंक कर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण भी किया है। इससे पहले पुलिस मंगलवार को चेतन चौधरी को चाल का विश्लेषण कर चुकी है और चेतन चौधरी इस हत्याकांड में मृतक केतन अग्रवाल को मारने में उनकी मंगेतर सिया गोयल के सहयोगी रहे हैं।
वहीं इथेनॉल मिश्रण को लेकर जारी बहस के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की जैविक ईंधन नीति का जोरदार बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि रेसिंग कारों में इथेनॉल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है और ये इंजन की क्षमता के साथ साथ वाहनों के प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। उनका कहना है कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर के एथेनॉल मिश्रण की दिशा में आगे बढ़ रही है। मंत्री ने बताया है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधन भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही माइलेज को लेकर उठ रहे सवालों पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से कुछ मामलों में ईंधन क्षमता में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे वाहनों की स्थिति, ड्राइविंग शैली और अन्य तकनीकी कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और जैव ईंधन आधारित वाहनों दोनों के लिए भारतीय बाजारों में पर्याप्त संभावनाएं हैं और सरकार दोनों क्षेत्रों को समान रूप से प्रोत्साहित कर रही है। Sujata, you're about 98%, 99%. So why should there be any line anywhere? So anyway, I'm going to put through all that. I want to come to any discussion on the energy situation in India, in my view, has to be on availability. And the second of those considerations is affordability. I have looked at the prices which obtained in petrol pumps and the period I've taken is June 22 to June 26, a 4-year period. The price of petrol in Delhi in June 22, that is 4 years ago, was 96 rupees 72 paise, and in June 26 it's 102 rupees and 12 paise. Now please, 4 years, and the total increase is 5.58%. In diesel, it is 6.23%. So I'm not amused, but I also, since I'm human, I also tend to get irritated sometimes. I'm not angry, but I get irritated when I see दुनिया के क्रूड बैरल था 128 रुपए का, वो 70 रुपए पे आ गया है, and when are prices coming down? So my first response to that, price never went up. Sujata, you're about 90. वहीं जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और इसके लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना होकर सुरक्षित पहलगाम बेस कैंप पहुंचा, जहां से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा के लिए बालटाल के डोमल बेस कैंप में सुबह 4 बजे रवाना हुआ और इसके लिए 2 बेस कैंप बनाए गए हैं, जिसमें पहलगाम के ननुवान बेस कैंप और साथ ही बालटाल को डोमेल बेस कैंप शामिल है, जहां पर जत्था बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा के लिए बेस कैंप से रवाना हो गया है और सुबह 4 बजे जत्था रवाना हुआ। हालांकि बारिश की वजह से इसमें देरी हुई है और ये यात्रा 3 बजे ही शुरू होनी थी। जम्मू से पहलगाम तक पूरे रास्ते श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए आगे बढ़े। श्रद्धालुओं ने कहा कि वो भोले बाबा की शादी में शामिल होने जा रहे हैं। बाबा के दर्शन को लेकर उनके मन में अपार उत्साह और खुशी है, जिसे शब्दों से बयां करना मुश्किल है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर घाटी पहुंचने पर वार्षिक अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था को बुधवार यानी कि 2 जुलाई को बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 4800 से अधिक तीर्थयात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर जम्मू की भगवती नगर यात्री निवासी से रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि जब ये काफिला कश्मीर पहुंचा तब घाटी में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। अधिकारियों के अनुसार जब श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के कुंजीगुड़ा इलाके में नवयुग सुराग से होते हुए घाटी में दाखिल हुए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक और दक्षिण कश्मीरी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक जावेद इकबाल मट्टू समेत पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का मालाओं और फूलों के गुलदस्तों से स्वागत किया।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले अनंत अंबानी ने खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से खजुराहो सांसद वीडी शर्मा सहित विधायक और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। और इसके बाद से अनंत भगवान बागेश्वर का आशीर्वाद लेने और धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी भगवान के दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। उद्योगपति अनंत अंबानी गुरुवार को खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर बागेश्वर धाम सेवा समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। खजुराहो पहुंचने के बाद से अनंत अंबानी सीधे बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। यहाँ उन्होंने बागेश्वर बालाजी के दर्शन पूजन किए, हवन कुंड पर बैठकर यज्ञ किया, भगवान बालाजी से सुख शांति के लिए प्रार्थना की और इसके बाद से 11 कन्याओं का पूजन करके काशी से आए विद्वान ब्राह्मणों को सम्मान करके उनका आशीर्वाद लिया। और इसके बाद से अनंत अंबानी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। कई विषयों पर चर्चा की और बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की कई तस्वीरें अब सामने आई है। एक तस्वीर में अनंत अंबानी हाथों में हनुमान जी का गदा लिए हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इसके पास से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद हैं, जो कि खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अनंत को यहाँ पर गदा भेंट की है और अनंत अंबानी धीरेन्द्र शास्त्री के करीबी माने जाते हैं। अनंत की शादी में भी अंबानी परिवार ने प्राइवेट जेट भेजकर धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया था। बता दें कि अपनी आस्था को लेकर अनंत अंबानी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, चाहे 2025 में अपने जन्मदिन से पहले 140 किलोमीटर की जामनगर से द्वारकाधीश तक की पदयात्रा करना हो या फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दुर्धवेश करना हो। बागेश्वर धाम आने से पहले अनंत आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन भी किए। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर है। अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के साथ ही उनका रौद्र रूप भी लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया। हालातों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रुद्रप्रयाग के नीचे स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जो है छाती तक उफनती जलधारा में समा गई है। प्रतिमा के चारों ओर तेज वेग से बहते पानी मानसून की भयावह तस्वीर को बयां कर रहा है। बता दें कि लैंडस्लाइड से चार धाम यात्रा प्रभावित हुई है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में गुरुवार रात भर बारिश हुई है। किन्नौर के चोलिंग में भी बारिश के बाद से मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया है और 2 गाड़ियां दब गई हैं। राज्य में करीब कई सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इधर यूपी में शुक्रवार सुबह 3 बजे लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में बारिश। पानी घरों में घुस गया है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी सड़कें पानी में डूब गई हैं, गाड़ियां चलना बंद हो गई हैं और मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 9 दिन में ही पूरे प्रदेश में छा गया है। और इसके साथ ही अगले 24 घंटे में से 4 से 8 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट का प्रसिद्ध मंदिर डूब गया है। राजस्थान के जयपुर में 2 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कोटा, बारा और झालवाड़ा के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई राज्यों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहा है और सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल कैरियर को लेकर एक बड़ी खबर अब सामने आई है। रोनाल्डो की बहन ने संकेत दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 पुर्तगाल की नेशनल टीम के साथ उनके भाई का आखिरी टूर्नामेंट होगा और इसके बाद वो इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। इस मेगा इवेंट में पुर्तगाल के दमदार प्रदर्शन के बाद आई इस खबर ने खेल जगत में हलचल मचा दी है और इसे रोनाल्डो का लास्ट डांस भी माना जा रहा है। साल अल नासर स्टार रोनाल्डो के इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने की उम्मीद फैंस को पहले से थी, लेकिन उनकी बहन ने ये बड़ी बात कह दी है और ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान उनकी बहन ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक ये सफर चल रहा है इसका पूरा आनंद ले, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। एक काफी विश्वसनीय सूत्रों ने भी बताया है कि
रोनाल्डो का ये लास्ट डांस है। हाल ही में पुर्तगाल के मुख्य कोच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बयान देते हुए कहा था कि रोनाल्डो की फिटनेस को देखते हुए वो साल 2030 के वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं। हालांकि पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के हेड ने इस बयान से असहमति जताई है। इसके साथ ही रोनाल्डो का 2030 वर्ल्ड कप में खेलना एक बड़ा ही आश्चर्य होगा, इसकी संभावना काफी कम मानी जा रही है। और अब रोनाल्डो की बहन के इस ताजी खुलासे से कोच की उन उम्मीदों पर पूरी तरह से विराम लग गया है। रोनाल्डो का ये छठा फीफा वर्ल्ड कप है। साल 2006 में अपने पहले वर्ल्ड कप खेलने वाले रोनाल्डो ने हर एडिशन में अपना छाप छोड़ी है। रोनाल्डो पुरुष इंटरनेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और इस बार भी वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचा चुके हैं। और हाल ही में उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में क्रोएशिया के खिलाफ एक शानदार पेनल्टी गोल दागकर वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में अपना पहला गोल दर्ज करके लंबे इंतजार को भी खत्म किया। वहीं मुंबई और उससे सटे इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण शहर में 99 से अधिक पेड़ों और शाखाएं गिरने की घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा 13 शॉर्ट सर्किट दीवारें गिरने और जलभराव की कई घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बीएमसी के अनुसार बीते 24 घंटों में शहर के अलग अलग हिस्सों में पेड़ गिरने के 99 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं 13 जगहों पर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हुई है, जबकि दीवार गिरने और जलभराव के 6 मामले सामने आए हैं। लगातार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे यातायात और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक किशोर की भी तालाब में डूबने से मौत हुई है और 26 साल के युवक की करंट लगने से जान चली गई है। दक्षिण मुंबई के बांकेश्वर इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं नवी मुंबई के कमोठा इलाके में एक इमारत की छत गिरने से 45 साल के व्यक्ति की जान चली गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई और उसके उपनगरों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। रात और शुक्रवार सुबह कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर और उसके परिवार के सदस्यों की विदाई समारोह शुरू कर दी है। 2 जुलाई 2026 की रात को ईरान में तेहरान में स्थित एक मुख्य शिया धार्मिक और राजनीतिक केंद्र हुसैनी ए इमाम खुमैनी के पास आकाए शहीद ए ईरान नाम से एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ये जगह अयतुल्ला अली खामेनेई का कार्यालय परिषद का एक बड़ा हिस्सा है। श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किए गए इस समारोह में हाल ही की लड़ाइयों में मारे गए लोगों के परिवार, ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय से जुड़े शहीदों के परिवार और सुरक्षा बलों के शहीदों के परिवार शामिल हैं। इन सभी लोगों ने अयतुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को सामूहिक रूप से अंतिम विदाई दी और ये ईरान से अयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देना और उनके अंतिम विदाई देने के लिए पहला आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों के परिवारों ने हिस्सा लिया। अयतुल्ला अली खामेनेई की बहू और उनके बेटे सैयद मोजातबा खामेनेई की पत्नी को भी अंतिम विदाई देने के लिए 1 जुलाई 2026 को तेहरान के स्कूल में एक शोक सभा आयोजित की गई। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते लंबे समय से रहे हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को ईरान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। पीडीपी की मुखिया महमूद मुफ्ती भी इसमें हिस्सा लेने के लिए ईरान रवाना हो गई हैं। उनके अलावा जैन मुनि लोकेश को भी न्योता दिया गया है और उन्होंने अमेरिका से सीधे तेहरान पहुंचने की बात कही है। ईरान के दिव्यांग सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के तफसीन यानी कि अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच रस्म अदाई होगी और स्थानीय मीडिया के अनुसार अपने नेता की आखिरी विदाई देने से पहले तेहरान के ग्रैंड मोसेला परिवार में अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने सभी ईरानियों से, चाहे उनके जातीय, धर्म या फिर राजनीतिक मतभेद से परे हो, जनाजे में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने ईरान की एकजुटता दिखाना जरूरी है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के परिवार के 5 सदस्यों के ताबूत एक साथ रखे गए हैं और इनमें खामेनेई, उनकी बेटी, बहू, पोते और दामाद के ताबूत शामिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।